मैं डॉक्टर सुखदेव सैनी। सबसे पहले तो SPSTI जो ऑर्गेनाइजेशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रमोशन के लिए, उसकी इस पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे सभी श्रोतागण जो इस व्याख्यान को सुन रहे हैं उनसे रूबरू होने का मौका दिया। आज का जो व्याख्यान है वो पुरातत्व के महत्व के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि समग्र इतिहास जो हमारा है वो पृथ्वी के अस्तित्व से ही स्टार्ट हो जाता है। पृथ्वी के अस्तित्व से लेकर के और आज तक पूरे समग्र इतिहास को कुछ चरणों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला चरण जो है वो तब का है जब पृथ्वी अस्तित्व में आई और पृथ्वी पर किसी प्रकार का जीवन नहीं था। वो हमारी पृथ्वी का इतिहास है। उसके बाद जब जीवन संभव हुआ तो पशु जगत का इतिहास सामने आया और पशु जगत से जब मानव जगत में परिवर्तित हुआ, वहाँ से हमारा मानवीय समाज का इतिहास शुरू हो जाता है। और मानवीय इतिहास के भी अनेक चरण हैं, जिसमें पुरातत्व का इतिहास है, फिर जो लेखन कला का इतिहास है, और उसके बाद मध्यकालीन इतिहास है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक इतिहास है। और आधुनिक इतिहास के भी अनेक चरण हैं, जिसमें सबसे अंतिम चरण है अल्ट्रा मॉडर्निज्म। अब अल्ट्रा मॉडर्निज्म के ऊपर जब विमर्श हो रहा था विश्व स्तर पर, तब एक कंसेप्ट निकल करके आया कि जिस तरह का आज का भौतिकवादी वैज्ञानिक प्रोफेशनलिज्म का दौर है, उसमें शायद इतिहास की जगह नहीं है और इतिहास की अब कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस संदर्भ में मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा कि जब मानवीय इतिहास शुरू हुआ और मनुष्य ने पहले पहिए का आविष्कार किया, उसी पहिए से चरणबद्ध तरीके से पहले बैलगाड़ी का इस्तेमाल हुआ, फिर साइकिल में वही पहिया इस्तेमाल हुआ। उससे पहले कुम्हार ने चाक पर बने बर्तनों के लिए चाक में पहिए का इस्तेमाल किया, फिर बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया, साइकिल का इस्तेमाल किया, फिर स्कूटर में उसी पहिए का इस्तेमाल हुआ, कार में फिर उसी पहिए का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद एरोप्लेन की कंबाइन में उसी का इस्तेमाल हुआ। तो ये सारे चरणबद्ध तरीके से ये हमारे वैज्ञानिक दौर की उन्नति को दर्शाता है। हमने एक सामान्य पहिए से, जिससे चाक पे बर्तन बनाए जाते थे, वहाँ से लेकर के और एरोप्लेन लेवल तक का सफ़र तय किया। और लेकिन इन सब चरणबद्ध वैज्ञानिक उन्नतियों के साथ हमें इन सब को चलाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता हमेशा रही है और हमेशा रहेगी, और वो ड्राइवर पुरातत्व और इतिहास है। ये पुरातत्व की महत्ता है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारा पूरा इतिहास चरणबद्ध तरीके से जब अध्ययन किया जाता है, तो ये हमारे सामान्य जीवन में एक सामान्य बात है कि किसी भी चीज़ को हम जब तरीके से देखते हैं, जब उसका तरीका समझते हैं, जब उसको अच्छे तरीके से उसका उपयोग करते हैं, तो हम उसका सदुपयोग करते हैं। अगर हम उसको तरीके से, एक मेथड से, एक प्रोसेस से अगर नहीं समझ पाते हैं, तो उसका दुरुपयोग शुरू हो जाता है। यही चीज़ इतिहास और पुरातत्व के साथ संबंधित है कि इतिहास और पुरातत्व को समाज या तो उसका सदुपयोग करेगा, उसको अच्छे से समझ के सदुपयोग करेगा, और नहीं तो उसका दुरुपयोग होगा। और अगर दुरुपयोग होगा तो समाज में अनेक तरह की विकृतियां पैदा हो जाएंगी, जैसा कि हम आज के आधुनिक समाज में देखते हैं।
हमेशा से समग्र इतिहास की जड़ें पुरातत्व में खोजी गई हैं। यानी कि पुरातत्व इतिहास की जड़ है और इतिहास कभी भी पूर्ण नहीं होगा जब तक हम पुरातत्व को नहीं समझेंगे, पुरातात्विक संस्कृतियों को तरीके से नहीं समझेंगे तो हमारा इतिहास अधूरा होगा। और ये निश्चित है कि आज का जो भौतिक वैज्ञानिक वादी कम्बो प्रोडक्ट है, हमारा समाज एक कम्बो प्रोडक्ट की तरह हो गया है जिसमें विज्ञान और भौतिकवाद है। इस विज्ञान और भौतिकवाद को तब तक हम सदुपयोग नहीं करेंगे जब तक इसके बनने की प्रक्रिया नहीं हम मालूम होगी, जब तक मालूम नहीं होगी इसके बनने की प्रक्रिया। ठीक, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। अगर आप एक ये पेपर वेट मेरे सामने है, इसको मैं रख देता हूं और एक क्वेश्चन आप सब लोगों से करता हूं कि ये जो पेपर वेट है, ये पेपर वेट गतिशील है या स्थिर है? बहुत से लोगों का, बहुत से बच्चों का, बहुत से विद्यार्थियों का सीधा आंसर ये रहेगा कि ये स्थिर है। मेरा दूसरा सब्सिक्वेंट सवाल आपसे होगा कि ये पेपर वेट स्थिर कैसे है जबकि ये पृथ्वी पर रखा हुआ है और पृथ्वी हमारी मूवमेंट में है। तो ये पेपर वेट स्थिर कैसे है? तो आप तुरंत कहेंगे कि हाँ, ये गतिशील है। मेरा तीसरा सब्सिक्वेंट सवाल आपसे होगा कि ये पेपर वेट तब क्या स्थिर अवस्था में आ जाएगा जब ये पृथ्वी रुक जाएगी? आपका फिर जवाब होगा हाँ। लेकिन ये एक हमारी तरीके से की गई अध्ययन नहीं है। हम किसी भी चीज का अध्ययन तरीके से नहीं करेंगे तो हमारे नतीजे गलत निकलेंगे। ठीक उसी तरह गलत निकलेंगे जैसे आपने इसको पृथ्वी रुकने पे स्थिर बता दिया, जबकि एक एस्पेक्ट इसका मैं बताता हूं जो हमें छठी क्लास से लेकर के हमें बता दिया गया था कि इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं विद्यमान हैं, उन वस्तुओं की एक प्रक्रिया है बनने की, और उस बनने की प्रक्रिया ये है कि हर वस्तु हजारों लाखों अणुओं परमाणुओं से मिल करके बनती है। और एक अणु की फॉर्मेशन क्या है, उसके बनने की प्रक्रिया क्या है कि न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में स्टे करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसके मूविंग कंडीशन में है, चक्कर काटते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जो वस्तु के एक अणु को दूसरे अणु से जोड़ देता है और ये स्थिर अवस्था में आ जाती है। अगर इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसके अणुओं के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर सर्कल में घूमना बंद कर दें तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा और ये पाउडर की शक्ल में आ जाएगा। जब इसका हर अणु गतिशील है तो ये स्थिर कैसे है? तो ये गतिशील है। हमेशा गतिशीलता का परिणाम ये है कि ये स्थिर है। तो हर स्थिर वस्तु भी गतिशील है। ये हम अब मैं आपसे पूछूं कि ये गतिशील है या स्थिर है, आप कहेंगे ये गतिशील है। अब आपके रिजल्ट, आपकी समझ क्यों बदल गई? क्योंकि आपने इसके बनने की प्रक्रिया मालूम कर ली। इसी तरह से जब तक आप पुरातत्व और इतिहास के बनने की प्रक्रिया मालूम नहीं करेंगे तब तक आपकी सोच, आपके रिजल्ट पुरातत्व और इतिहास के बारे में गलत साबित होंगे। जैसे एक अमेरिकन इतिहासविद जब अल्ट्रा मॉडर्निज्म की बात करते हैं तो कहते हैं कि इतिहास की अब जरूरत नहीं है। तो आपकी समझ गलत है। और इसी आधार पर आज की आधुनिक दौर में इतिहास और पुरातत्व की महत्ता पर जब चर्चा चल रही थी विश्व स्तर पर, एक अमेरिका के बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं सैमुअल हंटिंगटन, उन्होंने एक टिप्पणी कर दी कि आज जो है ना सभ्यताओं के बीच में संघर्ष है। बेसिकली वो ये बताना चाह रहे थे कि एक पाश्चात्य
सभ्यता है और एक इस्लामिक सभ्यता है, दोनों में संघर्ष है। और इस्लामिक सभ्यता मरणशील है और पाश्चात्य सभ्यता का भविष्य उज्जवल है। अब वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सभ्यताओं के बनने की प्रक्रिया नहीं सोची, उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो इस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। और इस स्टेटमेंट पे टिप्पणी करते हुए एक हमारे भारत के राष्ट्रपति A.K. नारायणन ने एक बहुत बढ़िया टिप्पणी इस पे की है, क्योंकि वो हमारे ट्रेडिशन से जुड़े हैं, हमारे इतिहास से जुड़े हैं और हमारे पुरातत्व से जुड़े हैं। उन्होंने बहुत अच्छी टिप्पणी की कि सभ्यताओं में संघर्ष नहीं होता, संघर्ष वहाँ होता है जहाँ सभ्यताएं नहीं होती, जहाँ बार्बरिज्म होता है वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, वहाँ संघर्ष होता है। और बार्बरिज्म से निकल करके जब संस्कृतियाँ बनती हैं, जब सभ्यताएं बनती हैं, तब संघर्ष खत्म होते हैं। इसका एक और दूसरा एग्जाम्पल पुरातत्व से ही मैं देना चाहूँगा कि जब जहाँ से इस्लामिक कल्चर निकल करके आई वो इराक का इलाका है, और जहाँ से हिंदू सभ्यता निकल करके आई वो हमारे सिंधु प्रदेश का यानी भारत का हिस्सा है। और जब सिंधु नदी से एक सभ्यता उत्पन्न होती है जिसको हम सिंधु सभ्यता बोलते हैं, और एक सभ्यता उस इस्लामिक रीजन से जन्म लेती है जिसको मेसोपोटामिया सभ्यता कहते हैं, इन दोनों सभ्यताओं में जब तक सांस्कृतिक आदान प्रदान रहा, एक दूसरे के आचार विचारों का सम्मान होता रहा, ट्रेड रिलेशन रहे, तो विश्व की दो बड़ी उन्नत नगरीय सभ्यताएं इस विश्व ने देखी। और जैसे ही इन दोनों सभ्यताओं के बीच सहयोग खत्म हुआ या धूमिल पड़ा, तो दोनों ही सभ्यताएं ह्रास के कगार में चली गई। और उसके बाद आप देखिए कि जैसे जैसे हड़प्पा के पतन के बाद, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जैसे जैसे दूसरी पुरातात्विक संस्कृतियां आई, तो हमारे जो आज के वैदिक लिटरेचर में जितने ट्रेडिशन हैं, जितनी सभ्य गतिविधियां हैं, जितनी कार्यकलाप हैं, उन सभी कार्यकलापों ने, उन सभी ट्रेडिशंस ने उन संस्कृतियों को उन्नत किया और उनमें कोऑर्डिनेशन बना, जिसके फलस्वरूप बाद में यहाँ मगध साम्राज्य स्थापित हुआ। और तब मगध साम्राज्य के उत्थान के बाद भारत की एक उन्नत संस्कृति चरितार्थ हुई। अब आप देखेंगे कि ये पुरातत्व का महत्व कितना है। और एक चीज मैं बता दूं कि जिस आज के हम भौतिकवादी वैज्ञानिक युग में, समाज में रह रहे हैं, ये प्रोडक्ट जो आज वैज्ञानिक दौर के रूप में हम देखते हैं कि विज्ञान ही सब कुछ है, उस वैज्ञानिक प्रोडक्ट का, उस वैज्ञानिक समाज का प्रथम वैज्ञानिक कौन है, अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो शायद आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। वहां तक तभी पहुंचेंगे जब आप पुरातत्व को पढ़ेंगे, जब आप पुरातात्विक संस्कृतियों को पढ़ेंगे, जब आप पूरा इतिहास की में संस्कृतियों के योगदान को पढ़ेंगे। एक बात मैंने बता दी कि जब तक आप इतिहास के, संस्कृतियों के, सभ्यताओं के बनने की प्रक्रिया को नहीं जानेंगे, तब तक आप उनके बारे में ठीक समझ नहीं रखेंगे और उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे, सदुपयोग नहीं होगा समाज के लिए। वो आज के जो विकृतियां हैं समाज में, वो इसीलिए हैं कि हमने अपनी जड़ों से अपने को अलग कर लिया है। इसलिए सूखे फल और सूखे पत्ते ही हमारे पास आएंगे। जब तक हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेंगे, उनको सींचेंगे नहीं, वर्तमान का समाज रूपी वृक्ष फल नहीं देगा, ये निश्चित है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब मैंने बात की
कि इस वैज्ञानिक युग का प्रथम वैज्ञानिक कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि समग्र इतिहास में जब हम देखते हैं, मैंने बताया कि 5 चरणों में पृथ्वी के अस्तित्व से लेकर के आज तक के समग्र इतिहास को 5 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला हिस्सा है आर्कियोजोइक पीरियड, जहां जीवन नहीं है। दूसरा पीरियड है प्रोटोजोइक, जहां रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जंतु, जीव जंतु पैदा हुए। तीसरा हिस्सा है जब मामल्स की उत्पत्ति हुई, यानी स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति हुई। फिर तीसरा पीरियड है मेसोजोइक पीरियड। उस पीरियड के अंदर विल्फ्रेशिया आते हैं। ठीक है, तो जानवरों की उत्पत्ति के बाद उसका उत्तरोत्तर विकास है, बड़े बड़े जानवर हैं। तीसरा पीरियड है, लास्ट का पीरियड है 5वां सीनेजोइक पीरियड, जिसके 2 हिस्से हैं, एक चतुर्थ काल बोलते हैं, एक को तृतीय काल बोलते हैं। तृतीय काल में बड़े बड़े जानवर जो वेल्फ्रेशिया थे, उनका उत्तरोत्तर साइज छोटा होने लगा, और चतुर्थ काल में आकर के, उसके प्रथम काल में आकर के वो सारे बड़े बड़े जीव जंतुओं के आकार छोटे होते चले गए। और जैसे आज के जीव जगत है कमोबेश, वैसा ही उनका स्टेटस उस समय था। वहां से एक पशु जगत से मानव जगत में परिवर्तन की धारा शुरू होती है। इन सारे पशु जगत में एक प्रजाति है, एक बंदरों की जाति है, और उसकी एक छोटी सी प्रजाति है जिसको एप्स बोलते हैं, वन मानुष की प्रजाति। उससे मनुष्य का उद्भव हुआ। और मैं एक चीज बता दूं, आज भी मनुष्य उसी दौर में रहता अगर उस वन मानुष में, उसकी शारीरिक संरचना में 2 प्रकार के परिवर्तन नहीं हुए होते। वो 2 प्रकार के परिवर्तन कौन से हुए कि पहला तो उसके दांतों का लाइनबद्ध अस्तित्व में आना, दूसरा उसकी क्रेनियल कैपेसिटी में इंक्रीज होना, उसकी दिमागी क्षमता बढ़ना, प्रकृति से लड़ते लड़ते, प्रकृति से एक्सपीरियंस लेते लेते उसने ये क्षमता हासिल की। और तीसरी जो परिवर्तन हुआ शारीरिक संरचना में, वो थी फिंगर मूवमेंट। आज भी आप मेडिकल साइंस के किसी भी जानने वाले से ये पूछेंगे कि इस पूरे शरीर की जितनी गतिविधियां इस शरीर से जुड़ी हैं, उन गतिविधियों में 80% गतिविधियां केवल फिंगर मूवमेंट से जुड़ी हैं। अब फिंगर मूवमेंट से जब ये चीजें जुड़ी, फिंगर मूवमेंट जब हुआ और फ्लेक्सिबिलिटी आई इसमें, तो क्या परिवर्तन हुए, मैं आपको अब थोड़ा सा विस्तार से एक चीज बता रहा हूं कि जब मनुष्य इस नेचर से लड़ रहा था, तो इस नेचर से कम्युनिकेशन स्थापित कर रहा था, तो 3 प्रकार के कम्युनिकेशन स्थापित हुए। हम केवल 2 के बारे में जानते हैं। एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन इनहेल हुआ मानव शरीर में, दूसरा मानव शरीर पर प्रभाव पड़ा नेगेटिव कम्युनिकेशन का। लेकिन तीसरा हम भूल जाते हैं। तीसरा कम्युनिकेशन जो हुआ, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल कम्युनिकेशन। फिंगर मूवमेंट से जितनी टेक्निकल मूवमेंट नेचर के साथ स्थापित हुई, उसी टेक्निकल इनहेलिंग ने, उसी टेक्निकल कम्युनिकेशन ने इस बॉडी को रिफाइन किया। आप देखेंगे आदि मानव जब टेक्निकल कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हुआ था, तब भी पॉजिटिव और नेगेटिव कम्युनिकेशन थे नेचर के साथ। लेकिन जब टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन हुआ, उसने इस शरीर में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया, इस शरीर को रिफाइन करना शुरू कर दिया। जब इस शरीर को रिफाइन किया, तो आप देखेंगे आदि मानव की शारीरिक संरचना में और आज के मानव के शारीरिक संरचना में जितना रिफाइनमेंट का अंतर है, दैट इज ड्यू टू टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो ये टेक्निकल कम्युनिकेशन से जो हुआ, और मैंने बात की थी कि फर्स्ट वैज्ञानिक कौन था, उसका आंसर भी इसी चरण में हमें मिलता है। इस चरण से निकल करके सबसे पहले मनुष्य ने का सामना
मनुष्य का सामना पशु जगत से हुआ। पशु जगत में एक लंबे दौर के अनुभव से मनुष्य ने सीखा कि कुछ जानवर जिनका वो शिकार करके भरण पोषण करता है, उनमें से कुछ जानवर उससे ज़्यादा ताकतवर हैं, उस पर हमला करते हैं। कुछ जानवर डर के भाग जाते हैं। कुछ जानवरों की स्पीड मानव की स्पीड से ज़्यादा है, कुछ की कम है। इस तरह के उसके अनुभव ने ये इस चीज को जन्म दिया कि जिन पशुओं की स्पीड कम थी, जो उससे डरते थे, उसको उन्होंने भविष्य के लिए पालना शुरू कर दिया, जहां से पशुपालन शुरू हुआ। और उन जानवरों का शिकार किया जिनकी स्पीड ज्यादा थी, जो उस पर हमला करने की उसमें थे, उसने उसको शिकार किया। और क्योंकि बहुत से जानवर ऐसे थे कि जो अकेला आदमी उनका शिकार नहीं कर सकता था, तो समूहों का निर्माण हुआ। मानव समूह इकट्ठा होकर के शिकार पे जाते थे। तो यहां से मानव समूह बनना स्टार्ट हुआ। ये मानवीय समाज का पहला चरण है। धीरे धीरे पशु जगत से, पशुओं के पशुपालन से आदमी ने फिर जो वनस्पति थी इस नेचर के अंदर, उसमें खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करना शुरू किया। जब पदार्थों को इकट्ठा करना शुरू किया तो आदमी ने अनुभव के आधार पर देखा। अनुभव के आधार पर क्या देखा कि जो खाद्य पदार्थ वो इकट्ठा कर रहा है, एक निश्चित टाइम के बाद वो पदार्थ उसको मिलने बंद हो जाते हैं। फिर वो दूसरे पदार्थों को इकट्ठा करता है, फिर 6 महीने तक उन पदार्थों को भरण पोषण के लिए इस्तेमाल करता है, और फिर देखता है कि 6 महीने बाद फिर वो प्रोडक्ट मिलने बंद हो जाते हैं, फिर वो फसल के दाने मिलने बंद हो जाते हैं। फिर वो देखता है कि जो पिछली बार उसने दानों को इकट्ठा किया था खाद्य पदार्थों के रूप में, वो फिर से मिलने लगते हैं। तो मैं बता दूं कि इस प्रक्रिया के साथ मानव क्रियाओं की 3 प्रक्रियाएं जुड़ी हैं। सबसे पहले जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई, तो खाद्य पदार्थों से लेकर के जब कृषि उत्पादन में मनुष्य ने परिवर्तन किया, तो उसमें आप देखेंगे कि एक सबसे बड़ी चीज आपको मिलेगी कि फसलों का एक निश्चित टाइम पे आना, उगना, और निश्चित टाइम के बाद ना उगना, एक ये चीज। और दूसरा, जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाती है, तब मनुष्य काम करता है फील्ड पे, तो भरी दोपहरी में करता है, उसको गर्मी लगती है, शारीरिक क्षमता कम होती है, कम उत्पादन कर पाता है। जब सर्दियों के दिन आते हैं तो वो काम अच्छा करता है, शारीरिक क्षमता भी ज़्यादा है, लेकिन दिन छोटा है। फिर वो कभी कभी दिन से बढ़ करके रात में भी काम करना चाहता है, नहीं कर पाता, तो वो सोचता है कि मैं काम क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि अंधेरा है, अंधेरी रात है। फिर वो रात को भी काम कर पाता है किसी किसी दिन, तो पता लगता है कि अमावस्या, वो चांदनी रात है, पूर्णिमा की रात है, और चांद की रोशनी में वो काम करता है। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे मनुष्य की मानसिकता अपने एग्रीकल्चर उत्पादन को बढ़ाने की बनी, तो वैसे वैसे उसने 3 चीजों में रुचि दिखाई, 3 चीजों में चिंतन करना शुरू कर दिया। इस नेचर के साथ संघर्ष में उसने 3 चीजों में अपनी चिंतनशीलता स्थापित की। पहली, इस नेचर की वो प्रक्रियाएं, वो क्रियाएं जो उसको, उसके शरीर को, उसकी प्रोडक्शन क्षमता को जो फायदा पहुंचाती थी, उनमें उसने चिंतनशीलता दिखाई, उनमें क्यूरियोसिटी दिखाई कि दिन बड़ा क्यों नहीं होता कि वो ज्यादा प्रोडक्शन करे। वो रात में भी काम करना चाहता है, तो ये अंधेरी रात क्यों है। भरी गर्मी में पसीने से क्षमता कम हो जाती है, तो वो थक जाता है, तो ये क्यों होता है। और एक बादल की छांव आती है तो उसको सुख महसूस होता है। तो मनुष्य ने उन सभी नेचर की प्रक्रियाओं को
चिंतनशील होने के नाते उनमें क्यूरियोसिटी पैदा की कि भाई मैं इनको जानूं। क्यों जानना चाहता था? क्योंकि वो अपने फायदे की चीजें, कि उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो नेचर से, तो वो उन चीजों में इंटरेस्ट रखने लगा जो चीजें उसको लाभ पहुंचाती थी। दूसरा, उन चीजों में वो इंटरेस्ट रखने लगा, चिंतन करने लगा जो प्रकृति की चीजें उसको दुख पहुंचाती थी, ताकि उसके दुख कम हो। तीसरी प्रक्रिया ये थी कि वो उन चीजों में इंटरेस्ट रखने लगा जो उसको अचंभित करती थी। बिजली गड़गड़ाती है, उसको मालूम नहीं है क्यों है, एकदम तड़ातड़ बारिश आती है, फसल खराब हो जाती है, उसको नुकसान होता है। तो इन चीजों में चिंतनशील हुआ, तो उसने प्रकृति की इन प्रक्रियाओं को समझा, और इन प्रक्रियाओं को बाद में गुप्त काल तक आते आते कुछ ऋषि मुनियों ने, जिनको हम उस वक्त के वैज्ञानिक बोल सकते हैं, उन वैज्ञानिकों ने इस लंबे चौड़े अनुभव को मनुष्य के कोलैबोरेट किया, समन्वय स्थापित किया इन अनुभवों में, और बिना ऊपर जाए जो पृथ्वी हमें यहां चपटी दिखती है उसको बता दिया कि वो गोल है। किस आधार पर बताया गुप्त काल के वैज्ञानिकों ने, जबकि स्पेस साइंस थी नहीं, स्पेस से जाकर के देख नहीं सकते थे। ये एक प्रक्रिया है कि जिस एग्जैक्ट स्थिति को हम नहीं समझ पाते हैं, उस स्थिति के कारण स्वरूप जो प्रक्रियाएं हैं उनको हम पढ़ लें और उस स्थिति का प्रभाव देख लें और उस कारण और प्रभाव में समन्वय स्थापित कर लें, तो उस स्थिति की, उस घटना की एग्जैक्ट पोजीशन हमें मालूम पड़ जाती है। तो गुप्त काल में जो पृथ्वी को गोल कहा गया, वो इसी आधार पर कहा गया कि पृथ्वी के गोल होने से जो प्रभाव पड़ते हैं, जलवायु परिवर्तन होते हैं, दिन रात बनते हैं, बारिश का आना है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का आना है, जो ये प्रभाव हैं पृथ्वी के गोल होने से, उन प्रभावों को गुप्त काल में चिंतन किया गया और उन चिंतन से ये रिजल्ट निकला कि पृथ्वी गोल है। इसके लिए ऊपर जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो आप देखिए कि जितने गुप्त काल के अंदर वैज्ञानिक उन्नति हुई, उसका आधार यही है कि जो इस नेचर में, इस प्रकृति में जो घटनाएं घट रही थी, उसको सबसे पहले पुरातात्विक संस्कृतियां, प्री हिस्टोरिक संस्कृतियां, जो एग्रीकल्चरल बेस्ड न्योलिथिक पीरियड है, ये सारा जितना विज्ञान हम आज देखते हैं, उस विज्ञान का आधार वो सबसे पहले फार्मर ने खोजा, फार्मर ने एक्सपीरियंस किया, उस फार्मर की नॉलेज जो है वो अकमुलेट हुई गुप्त पीरियड में, उसको कंपाइलेशन किया गया। उस आधार पर ये जो वैज्ञानिक युग का उपभोग कर रहे हैं, ये 200 साल का जो वैज्ञानिक युग है, इसका सारा आधार, इसका पहला वैज्ञानिक वो फार्मर है, वो एग्रीकल्चरिस्ट है जो न्योलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर करता है। तो आप देखेंगे, और मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दूंगा, बिल्कुल स्टिक बैठेगा, कि मान लिया आज के वैज्ञानिक युग का कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए टीवी आप सबके घर में होता है, जब टीवी खराब हो जाता है, उसमें विकृति आ जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए कारीगर बुलाया जाता है, और वो कारीगर छू मंत्र से ठीक नहीं कर देता, वो उसको खोल करके उसमें सारे सर्किट कैसे हैं, किस सर्किट में डिस्टरबेंस है, किस एम्पलीफायर में डिस्टरबेंस है, और किस वायरिंग सिस्टम में डिस्टरबेंस है, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स का जो सर्किट है उसमें दिक्कत है, या साउंड वेव्स का जो सर्किट है उसमें दिक्कत है, वो सारा उसका चैनल, पीछे का चैनल, उसके बनने का चैनल वो स्टडी करता है, और फिर जहां से गड़बड़ शुरू हुई है वहां वो पिन पॉइंट करता है, उसको दुरुस्त करता है। यही मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो आज का वैज्ञानिक प्रोडक्ट है, वैज्ञानिक समाज है, वो एक लंबे चरणबद्ध तरीके से उत्पन्न हुआ है, और आज के वैज्ञानिक भौतिकवादी समाज में जितनी विकृतियां हैं, उनका इलाज, उनका दुरुस्तीकरण हमें उस चरणबद्ध तरीके से बैकवर्ड
हिस्ट्री में उसका मिलेगा। तो अगर आज के वैज्ञानिक युग में जितनी भी विकृतियां हैं उनको सही से एड्रेस करना है, तो हमें उस टीवी मैकेनिक की तरह, अब सर्किट पता नहीं कब बना होगा, किस देश में बना होगा, कहां से इंपोर्ट हुआ होगा, लेकिन जब वो टीवी का हिस्सा बन जाता है, वो टीवी का जब हिस्सा बन जाता है, तो तब उसको स्टडी करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। ऐसे ही ये आज का जो वैज्ञानिक भौतिकवादी युग है, ये पता नहीं इतिहास के किन किन चरणों से मिलकर के बना है। आज अगर इसमें कोई विकृति आती है तो हमें वो सारे चरण स्टडी करने पड़ेंगे और फिर पिन पॉइंट करना पड़ेगा भाई कहां से किस समस्या का उत्पन्न हुआ और उसका इलाज कैसे होगा। तो ये पुरातत्व की, इतिहास की महत्ता है कि आज के अगर वैज्ञानिक युग को हम दुरुस्त करना चाहते हैं, मानव के सदुपयोग के लिए बनाना चाहते हैं, तो हमें पुरातत्व और इतिहास की ठीक समझ हमें देखनी होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ऐसा नहीं है कि समाज जो है उसमें विकृतियां अपने आप उत्पन्न होती हैं, ऐसा नहीं है। ये नेचुरल है। जैसे कई बार कुछ लोग बोल देते हैं कि हमेशा से समाज में विकृतियां आती रही हैं, अब भी हैं, आगे भी होंगी, तो इसके बारे में सोचना व्यर्थ है। लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी विकृतियां आज समाज के अंदर हैं, जो प्राचीन काल के लोग थे, जब विकृति शुरू हुई थी, उन्होंने अपने पास्ट के आधार पर उन विकृतियों का दुरुस्तीकरण नहीं किया, उसके परिणाम स्वरूप वो हमारे समाज में आज ट्रांसफर हो गई। अब आप कहेंगे कि तो हम क्या करें? अब ये एक बेसिक डिफरेंस है कि जो प्राचीन मानव है, जो प्राचीन समाजों के जो मनुष्य हैं, उनकी सोच, उनका पॉजिटिव कम्युनिकेशन, उनका नेगेटिव कम्युनिकेशन, उनका टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन कम था, उनकी दिमागी क्षमता कम विकसित हुई। लेकिन आज का मानव इतनी क्षमता रखता है, इतना कम्युनिकेशन सिस्टम उसके पास है कि वो प्राचीन काल की समाजों में जो विकृतियां थी उनका दुरुस्तीकरण भी कर सकता है और आज जो प्रभाव है उस विकृतियों का, उसको भी दुरुस्त कर सकता है। लेकिन इसका तरीका एक ही होगा कि पुरातत्व और समाज को ये जिम्मेदारी आए। समाज में पुरातत्व और इतिहास की महत्ता यही है। और एक चीज मैं बता दूं कि हमारी जितनी संस्कृतियों का अध्ययन, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि किसी पुराण में ये कहा गया है कि जो समझदार आदमी है, जो सभ्य मनुष्य है, वो हमेशा एक पैर पर चलता है। अब एक पैर पे चलने का क्या मतलब है? आप दोनों पैर पे खड़े हो, आप दोनों पैरों से चल के दिखाएंगे तो आप केवल उछल कूद करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप एक स्थान पर उछल कूद कर सकते हैं। समझदार व्यक्ति एक पैर पीछे रखता है और उस पिछले पैर को स्थिर रखता है, उस स्थिरता के आधार पर संतुलन कायम करता है और उस संतुलन के आधार पर एक पैर आगे बढ़ाता है, फिर वो दूरी तय करता है। अब ये स्थिरता, ये संतुलन, ये क्या है? कोई भी मानव समाज का जो ये पिछला पैर है वो उसका इतिहास है, वो उसका पुरातात्विक संस्कृतियां हैं, ये उसका पिछला पैर है। इन संस्कृतियों को समझ करके, संतुलन स्थापित कर करके इनमें फिर आदमी आगे विकास रूपी पैर को आगे रखता है। अगर ये पैर स्थिर ना हो, अगर संस्कृतियों की समझ ना हो, अगर परंपराओं की समझ ना हो, उसमें संतुलन ना हो, तो आगे रखने वाला पैर लड़खड़ा जाएगा। तो इसलिए अगर हमें विकास करना है आज के समाजों का, तो वो बिना पुरातत्व और इतिहास की समझ के संभव नहीं है। इसी आधार पर मैंने कहा
कि जो वो अल्ट्रा मॉडर्निज्म की सोच है कि आज इतिहास का दौर ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं है। इतिहास भविष्य में भी रहेगा, पहले भी था, अब भी है, और उसी आधार पर भविष्य का निर्माण होगा। कोई भी चीज़ जादू की छड़ी से नहीं आती है। आज का जो समाज है वो जादू से नहीं स्थापित हुआ है, वो एक चरणबद्ध तरीके से स्थापित हुआ है, और हर चरण का आज के समाज में योगदान है। जब तक उस योगदान को हम नहीं समझेंगे, उसका उपयोग आप कर ही नहीं सकते। तो ये एक, और पुरातत्व की संस्कृतियों की जब मैं ठीक समझ की बात कर रहा हूँ कि क्यों पुरातत्व की इनका अगर हम ठीक से नहीं समझेंगे तो दुरुपयोग होगा। ठीक से समझने का अभिप्राय ये है कि ये पुरातात्विक संस्कृतियाँ जो हैं, इनका पुनर्स्थापना पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर होती है। अब उन पुरातात्विक अवशेषों का दुरुपयोग हो सकता है जब उनको एक ठीक चैनल से उनकी स्टडी ना की जाए। क्योंकि मैं बता दूं कि जितने भी पुरातात्विक अवशेष हैं वो मरणासन अवस्था में हमें मिलते हैं। वो मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, वो मिट्टी के नीचे मरी हुई अवस्था में हैं। उन मरे हुए अवशेषों से, उन मृतप्राय अवशेषों से हमें जिंदा संस्कृतियों का पुनर्निर्माण करना होता है, और वो तभी हो पाता है, उन संस्कृतियों को, उन पुरावशेषों को जिंदा तभी किया जा सकता है जब हम उनके साथ कार्य को जोड़ें, उनका वर्गीकरण ठीक से करें, उनका कोऑर्डिनेशन ठीक से स्थापित करें, और उनका रख रखाव ठीक से करें, और उनको चरणबद्ध तरीके से क्लासिफाइड करें। तो ये सारे पुरातत्व के फील्ड हैं। पुरातत्व के 3 चरणों में पुरातत्व का अध्ययन किया जाता है। पहला चरण होता है पुरावशेषों को संग्रहित करें। और संग्रह का मतलब ये नहीं है कि ऐसे इकट्ठा एक जगह कर लें। चरणबद्ध तरीके से उनका संग्रहण करें, उनको इकट्ठा करें, और फिर चरणबद्ध तरीके से उनकी डेट असाइन करें, और फिर डेट के बाद उनको डाटा में परिवर्तित करें। डाटा में परिवर्तित करने का मतलब ये है कि कुछ अवशेष जो हैं, वो अवशेष आपके संस्कृतियों के पुनर्लेखन के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, वो बिल्कुल रिफ्यूज़ होते हैं, उनके साथ कार्य असाइन नहीं होते हैं, उनका एग्जीक्यूशन असाइन नहीं होता है। इसलिए हमें छांटना होता है कि संस्कृतियों के पुनर्निर्माण के लिए कौन से अवशेष इम्पोर्टेंट हैं, फिर उनका क्लासिफिकेशन, फिर उनका एनालिसिस, उनका एग्जीक्यूशन कि वो अवशेष किस काम के थे, उनसे क्या काम लिया जाता था। फिर एक स्थान के लोग उनको उपयोग करते थे, या वैसे ही अवशेष या वो अवशेष किसी और स्थान से मिलते थे। जैसे आप देखेंगे हड़प्पा काल की जो मनका उद्योग है, मोती बनाने की, बीड्स बनाने की जो इंडस्ट्री है, आप देखेंगे कि किसी स्थान से ऐसे मटेरियल के बीड्स मिलते हैं जो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर अफ़गानिस्तान के एरिया में वो मटेरियल मिलता है। अब वो मटेरियल वहाँ से आया होगा, या ये लोग वहाँ गए होंगे, या मीडिएटरी जो सेटलमेंट्स थी उनके थ्रू धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचा होगा। अब आप देखें कि कितना जो है ना कल्चरल कम्युनिकेशन या कितना कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इस दौर में बन गया होगा। और लेकिन एक चीज़ निश्चित है, आप देखेंगे हड़प्पा सिंधु सभ्यता को जब आप स्टडी करेंगे, आज के लगभग हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान जितना एरिया एक संस्कृति के अंदर समाहित था। अब आप देखेंगे कि आज जितनी उठापटक, जितनी संस्कृतियों के नाम पर, जितनी एक धर्म क्षेत्रों के नाम पर, सांस्कृतिक क्षेत्रों के नाम पर जितना झगड़े समाज में के अंदर विद्यमान हैं, आप वहाँ देखिए कि आज का जितना पूरा हिंदुस्तान है
लगभग उतना पूरा एरिया एक संस्कृति के अंदर समाहित था। अब वो कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ? जब डिसइंटीग्रेट हुआ, जब एक मेसोपोटामियन कल्चर के साथ उनके सांस्कृतिक संबंध विच्छेद हुए और यहाँ छोटी छोटी संस्कृतियों में अलग अलग एरिया में जो है ना सीमित होने लगी पूरी की संस्कृति। और फिर आप देखिएगा कि हड़प्पा संस्कृति का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसका इंटीग्रेशन कब स्थापित हुआ? जब हमारा वैदिक लिटरेचर सामने आता है, वैदिक ट्रेडिशंस जब सामने आते हैं। आप बहुत सी चीज़ों में देखेंगे, बहुत सी क्या लगभग आप हर एक चीज़ में देखेंगे। अब वैदिक जो लिटरेचर है उसमें साइंस कितनी उन्नत है, उसका मैथमेटिक्स आप देखिए वैदिक कल्चर का। आप अगर आप मुझे कहेंगे कि क्या वेदों से हमें जो 4 वेद हैं या जो उसके सबॉर्डिनेट जो ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, अरण्य ग्रंथ हैं, संहिताएं हैं, सूत्र ग्रंथ हैं, जो ये जितना संस्कृत लिटरेचर है, क्या इसमें वैज्ञानिक पुस्तक मिलती है? क्या वैज्ञानिक प्रक्रियाएं मिलती हैं? नहीं। सभी वेद देवों के प्रति स्तुतियां हैं और हीम्स हैं, उसमें मंत्र हैं। सभी वेदों में मंत्र हैं, कोई वैज्ञानिक प्रक्रियाएं नहीं लिखी गई हैं। लेकिन उन मंत्रों में भी जिन शब्दावलियों का, जिन धारणाओं का उपयोग है उन मंत्रों में, मंत्र वो देवों की स्तुतियां, देवों के प्रति प्रार्थनाएं हैं, लेकिन उन प्रार्थनाओं में जो शब्दावली है, जो कंसेप्ट हैं, उनमें कोलैबोरेशन करके वहाँ से मालूम पड़ता है कि वहाँ परंपराओं में किस तरह का मैथमेटिक्स था, उन परंपराओं में किस तरह की साइंटिफिक प्रक्रियाएं थी। ये सब वहाँ से आता है। तो वेद सीधे सीधे नहीं बताते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन उन ग्रंथों की शब्दावलियाँ, उनके कंसेप्ट, उनका कोलैबोरेशन तब हमें मालूम पड़ता है। और जब हम कोलैबोरेट करते हैं, अलग अलग शब्दावलियों और कंसेप्ट को जब कोलैबोरेट करते हैं, तब कितना बड़ा विज्ञान हमारे सामने है। और वैसे वेद कुछ नहीं है, मैंने बताया मंत्र हैं, प्रार्थनाएं हैं, लेकिन जब कोलैबोरेशन, जब उसको अध्ययन किया जाता है तो कितना बड़ा विज्ञान निकल करके आता है, जिसका उपयोग आज भी हम करते हैं। उन धारणाओं का, उन कंसेप्ट का, उन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का जो वेदों से पता लगते हैं, उनका आज भी इस्तेमाल होता है। तो ऐसे ही जो पुरातात्विक संस्कृतियां हैं, जब आप उनके कंसेप्ट, उनको कोलैबोरेट करेंगे, कंसेप्ट को, उन संस्कृतियों की प्रक्रियाओं को कोलैबोरेट करेंगे, तो आज के समाज की समस्याओं का दृष्टिकरण वो प्रस्तुत करती हैं। तो ये पुरातत्व का विश्लेषण है, ये पुरातत्व का महत्व है। और इसी प्रकार से हम पुरातत्व से और इतिहास की ठीक समझ स्थापित करके हम समाज को एक बढ़िया समाज बना सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी व्याख्यान को विराम देता हूँ, और मौका मिला तो आपसे फिर व्याख्यान के रूप में मैं रूबरू होऊंगा, और बहुत सी और डिटेल्स में जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और पुरातत्व का मैं बता दूं कि ये साइंटिफिक डिसिप्लिन है। किसी भी मृत प्राय चीज़ को जीवित करने के लिए तमाम विधियां हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें डेटिंग मेथड में कार्बन 14 है, पोटाशियम आर्गन है, वृक्षवल्य विधि है ना। ये सब जो पुरातत्व की डिटेल्स हैं कि कैसे हम संस्कृतियों में कोलैबोरेट किस आधार पर करते हैं, किस साइंटिफिक तरीके से करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप करंट में आप देखेंगे कि एक आर्यंस थ्योरी पे बड़ा भारी डिबेट हिंदुस्तान में हो रहा है। अब एक छोटी सी आपको चीज़ बता दूं, उस पूरे डिबेट में एक चीज़ स्थापित की गई कि आर्यंस बाहर से नहीं आए थे, आर्यंस यहीं के थे। और ये जो स्टेटमेंट दी गई, ये किस आधार पर दी गई? ये इस आधार पर दी गई कि
हड़प्पा के राखीगढ़ी के पुरास्थल से जो कंकाल हमें मिले हैं, उन कंकाल का डीएनए आर्यन से मैच करता है। तो क्या कहा गया कि हड़प्पन ही आर्यंस थे। अब आर्यंस बाद की एक प्रजाति है या एक वर्ग है, बाद का एक वर्ग है, और हड़प्पा पहले है। हड़प्पा की स्थिति पहले है, उसकी डेट पहले है। तो हड़प्पा के एनालिसिस जब हम करते हैं और ये पाते हैं कि आर्यंस हड़प्पन ही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट उल्टी है, ये स्टेटमेंट रिवर्स है। हम ये बोल सकते हैं कि हड़प्पा आर्यंस वर हड़प्पन, आर्यंस हड़प्पन थे। ये तो नहीं बोल सकते हड़प्पन आर्यन थे, क्योंकि आर्यंस की तिथि बाद की है और हड़प्पा की पहली है। एक छोटी सी स्टेटमेंट कैसे रिवर्स हो जाती है और कैसे वो धारणा में विकृति पैदा कर देती है। स्टेटमेंट हम ये दे सकते हैं कि हड़प्पा के आर्यंस जो है वो हड़प्पा जनरेशन के पड़ाव में अगले चरण का वर्ग है, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन आर्यंस को हड़प्पन नहीं बोल सकते, क्योंकि जब आर्यंस थे तब हड़प्पा तो बहुत पहले है ना। तो इस तरह की विकृतियाँ आती हैं। और आप देखिएगा कि वर्तमान परिदृश्य में भी जो अयोध्या का इशू था, राम मंदिर का जो इशू था, वो भी पुरातत्व के अध्ययन के आधार पर, हमारी ऐतिहासिक परंपराओं के आधार पर वो डिसीज़न आया है। अब कोर्ट ने जो डिटेल्स दी हैं, उन डिटेल्स में पुरातात्विक उत्खननों और भारतीय संस्कृति की परंपराओं का जिक्र किया और उसके आधार पर ये डिसीजन दिया। और वो परंपराएं और वो पुरातात्विक आधार इतने मजबूत हैं कि इस डिसीजन के बाद उस पुरातात्विक और परंपराओं की समझ ने भारत में वैमनस्य नहीं होने दिया, समाज में लड़ाई झगड़े नहीं होने दिए। इतनी ताकत हमारे इतिहास और पुरातात्विक संस्कृतियों की है कि वो विकृतियां नहीं पैदा होने देंगी। तो अगले मौका मिला फिर रूबरू होंगे तो मैं आपको इन पुरातत्व की और ज़्यादा बारीकियों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।